साथियों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के लिए नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित कुमार रेंकबार, सहायक आचार्य इतिहास। आज इस वीडियो में आपके साथ पर चर्चा करूंगा स्कूल व्याख्याता के सिलेबस के ऊपर और एक विद्यार्थी को, परीक्षार्थी को किस तरीके से इतिहास विषय के अंतर्गत स्कूल व्याख्याता की तैयारी करनी चाहिए। अपनी इस चर्चा के शुरू में ही मैं पहले आप जो मेरे से प्रश्न करें वो मैसेज के माध्यम से कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर भी मैंने कमेंट में अवेलेबल कराया हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं सबसे पहले आपके समक्ष पुस्तकों के विषय में 2 वीडियो प्रस्तुत कर चुका हूं और यहाँ केवल स्कूल व्याख्याता के संबंध में ही मैं अपनी बात रखूँगा। तो देखिए, आपको जो पुस्तकें कलेक्ट करके अपने पास में रखनी है वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले आपको 9th, 10th, 11th और 12th 11th 12th में तो 11वीं और 12वीं कक्षा में तो जो इतिहास की पुस्तक चलती हैं वो, और 10वीं में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 9 और 9वीं में सामाजिक ज्ञान के अंतर्गत जो इतिहास की विषय वस्तु है वो आपको बिना सोचे समझे संपूर्ण रूप से पढ़नी है। यानी कि 9th, 10th और 11th, 12th इन 4 कक्षाओं में की पाठ्य पुस्तकों में, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार चलती हैं, उनमें जो भी इतिहास विषय की पाठ्य वस्तु है वो आपको पढ़नी है। उसके पश्चात आपको प्राचीन भारत के लिए केसी श्रीवास्तव और दूसरी पुस्तक हो सके तो बिमल चंद पांडे की, 2 भागों में आती है, वो दोनों ही भाग बहुत बड़े बड़े नहीं है। पहली कौन सी जो अनिवार्य रूप से पढ़नी है, केसी श्रीवास्तव की पुस्तक। और अगर इसके अलावा आप में क्षमता है और पढ़ने की समय है आपके पास, तो आप बिमल चंद पांडे की पुस्तक आती है प्राचीन भारत की, 2 भागों में, उसको आप पढ़ सकते हैं। बिमल पांडे की पुस्तक का शीर्षक है प्राचीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास। मध्यकाल के लिए आपको जो पुस्तक मैं सजेस्ट करूंगा वो भी 1 नंबर पे तो हरिश्चंद्र वर्मा की, जो 2 भागों में आती है, और उसके अलावा आपके पास समय है तो आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की, वो भी 2 भागों में आती है। हरिश्चंद्र वर्मा का जो की पुस्तक है उसका शीर्षक मध्यकालीन भारत भाग 1 और भाग 2 इस तरीके से है, और आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की पुस्तक सल्तनत कालीन भारत और मुगल कालीन भारत इस तरीके से आती है। आधुनिक काल के लिए भी मैं केवल 2 ही पुस्तकें आपको बताऊंगा, और वो 2 पुस्तक हैं, एक तो राम लखन शुक्ल की आधुनिक भारत और दूसरी BL ग्रोवर और यशपाल की आधुनिक भारत एक समग्र मूल्यांकन। विश्व इतिहास के लिए जो पुस्तक मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो देवेंद्र सिंह चौहान की है, समकालीन यूरोप मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक। ये पुस्तकें आपको पढ़नी है एक स्कूल व्याख्याता की परीक्षा की तैयारी करने के लिए। इन पुस्तकों के अतिरिक्त आप कोई भी जो PYQ जिनको बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बोलते हैं, चाहे से वो यूथ कंपटीशन के हों, चाहे वो अरिहंत के हों, चाहे वो बौद्धिक प्रकाशन के हों, जिस भी किसी सीरीज के आपको पिछले सालों में आए हुए प्रश्न अच्छे लगते हों वो आपको हल करने हैं। और स्पेशली किस चीज़ के, IAS की परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आए थे और जिनका हल बाजार में करके कई प्रकाशकों ने अपने पुस्तकों के माध्यम से उपलब्ध कराया हुआ है, वो आपको करने हैं। और करने ही नहीं है, कम से कम 5 बार आपको वो सॉल्व करने हैं PYQs इन पुस्तकों के अलावा। ये तैयारी आपको निश्चित रूप से स्कूल व्याख्याता की परीक्षा को पास करने में सक्षम बनाएगी। अब हम आते हैं सिलेबस के विश्लेषण के ऊपर। तो पिछली परीक्षा जो स्कूल व्याख्याता की हुई थी उसी के सिलेबस से मैं आप लोगों के समक्ष इस विश्लेषण को प्रस्तुत कर रहा हूँ। और इस जो सिलेबस है उसमें इतिहास के 3 भाग किए हुए हैं। पहले भाग में सीनियर सेकेंडरी लेवल लिखा हुआ है, दूसरे भाग के ऊपर ग्रेजुएशन लेवल लिखा हुआ है और तीसरे भाग के ऊपर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये सिलेबस है अपना इतिहास का, वो 3 भागों में विभाजित है। और मैं आपको बता देता हूँ
12वीं तक का जो भाग है उसमें जो पहला पॉइंट है, सोर्सेज ऑफ एंशियंट इंडिया, लिटरेरी आर्कियोलॉजिकल फॉरेन ट्रेवलर्स अकाउंट। तो प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों के ऊपर उसमें प्रश्न किए जाएगा, चाहे वो साहित्यिक स्रोत हो, चाहे पुरातात्विक स्रोत हो, चाहे विदेशी यात्रियों का विवरण हो, वृतांत हो। यहाँ अभी बता देता हूँ इसी के साथ में, जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं उससे जो प्रश्न आएगा वो ग्रेजुएशन लेवल का आएगा, यानी स्नातक स्तरीय जो कठिनाई का स्तर है उस स्तर का होगा। सिंधु सभ्यता से जो प्रश्न आएगा अगला है सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन, ओरिजिन, एक्सपेंशन, डिक्लाइन और आर्कियोलॉजिकल साइट्स। तो देखिए सिंधु सभ्यता के विषय में जो प्रश्न किया जाएगा वो 12वीं के स्तर का होगा, यानी उसका कठिनाई स्तर 12वीं कक्षा के बराबर होगा। और कौन कौन से बिंदुओं में से प्रश्न होने की संभावना है? उत्पत्ति, विस्तार, पतन और आर्कियोलॉजिकल साइट्स, यानी कि सैंधव सभ्यता के जो स्थल हैं उनके विषय में प्रश्न किया जाएगा। मसलन निम्नलिखित सैंधव स्थलों में से को उत्तर से दक्षिण की क्रम में जमाइए, या निम्नलिखित सैंधव स्थलों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। कैसे? किस नदी के किनारे स्थल है, किस नदी और कौन सा स्थल है। एक तरफ स्थल दे दिए, दूसरी तरफ नदियों के नाम दे दिए, और एक स्थल ऐसा दे दिया जो उस नदी के किनारे अवस्थित नहीं है, तो वो कौन सा सम्मिलित नहीं है। इस तरीके का प्रश्न। पतन के बहुत से कारण हैं अलग अलग विद्वानों के अनुसार, वो आपको बताने हैं, याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं। उत्पत्ति किस तरीके से हुई। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो एज ऑफ महाजनपद, यानी महाजनपद युगीन भारत, महाजनपद युग, राइज ऑफ मगध, मगध का उत्कर्ष, हरियंक, शिशुनाग और नंद डायनेस्टी, यानी मगध का उदय। आप सब जानते हो मगध का उदय जो हुआ था उसमें पहला प्रतापी राजा कौन था? हरियंक वंश का बिंबिसार था। और नंद वंश तक का इसमें इतिहास समाहित होता है, तो नंद वंश तक इस टॉपिक के अंतर्गत है। तो हरियंक, शिशुनाग और नंद डायनेस्टी, इन तीन की जानकारी इस बिंदु में समाहित है। चौथा टॉपिक है मौर्यन एम्पायर, मौर्य युग, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की एस्टेब्लिशमेंट मतलब स्थापना किस तरीके से हुई, विस्तार कहाँ कहाँ होकर के था, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, आर्ट और आर्किटेक्चर। फिर प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य के बाद डायरेक्ट सल्तनत काल आ जाता है सिलेबस में। 12वीं लेवल के सिलेबस की बात कर रहा हूँ मैं, 12वीं स्तर की बात कर रहा हूँ। दिल्ली सल्तनत की भी स्थापना, विस्तार, प्रशासनिक व्यवस्था और सैनिक व्यवस्था, भूराजस्व व्यवस्था और एकता व्यवस्था, ये 4 टॉपिक हैं। तो इसके अतिरिक्त इमरजेंस ऑफ रीजनल पावर एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया फ्रॉम 1757 टू 1857, ये बिंदु कहता है कि क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, मुगलों के पतन के पश्चात की जो अवस्था है उसकी बात इसमें की जा रही है। जो क्षेत्रीय राज्य उदय हुए थे जैसे कर्नाटक, अवध, बंगाल, और भारत में उपनिवेशिक शासन की स्थापना, और वो कब से कब तक? 1757 की अवधि से लेकर जब प्लासी का युद्ध होता है और 1857 के विद्रोह तक, यानी 100 वर्ष की अवधि में। 7वां बिंदु है ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेसी, ब्रिटिश सर्वोच्चता का विकास, यानी कि भारत में कैसे ब्रिटिश जो रूल था वो सर्वोपरि बना, सर्वोच्च बना, उसका निर्णय ही अंतिम माना जाए, वही सर्वोच्च कहलाता है जिसका निर्णय अंतिम माना जाता है। और 1857 का विद्रोह अगला बिंदु है इसमें, 8वें नंबर का, जिसके अंतर्गत नेचर, इवेंट, इम्पोर्टेंस और रिजल्ट, यानी इसकी प्रकृति क्या थी, इसमें कौन कौन सी घटनाएं घटी और इसके क्या परिणाम रहे। तो सामान्यतः इसमें से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आप समझ सकते हो कि इसकी किस विद्वान के अनुसार ये राष्ट्रीय विद्रोह था, किसके अनुसार ये सभ्यता और बर्बरता के बीच में संघर्ष था, इस टाइप के प्रश्न, किसके अनुसार ये एक सैनिक विद्रोह था, और अवध में विद्रोह का दमन किसने किया,
कोटा में किस अंग्रेज अधिकारी की मृत्यु हो गई, या फिर इसके क्या परिणाम रहे, सफल कितना रहा और इसका क्या महत्व है, ये सारे बिंदु इसमें इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर है रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन इन यूरोप, यानी कि पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन। यूरोप में जो धर्म सुधार आंदोलन हुए थे, धर्म सुधार आंदोलन और प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन और पुनर्जागरण, उसके विषय में, यानी कि किन किन विचारकों का इसमें योगदान था, चाहे वो धर्म सुधार आंदोलन हो चाहे वो पुनर्जागरण हो, किन किन क्षेत्रों में पुनर्जागरण हुआ, इस तरीके से जो प्रश्न हैं वो बहुत सारे तरीके के बनते हैं। फिर है फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वार, पहले और द्वितीय विश्व युद्ध की बात है इसमें, कारण परिणाम और रिजल्ट, यानी प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे, उसके क्या परिणाम हुए और क्या कौन कौन सी घटनाएं उन युद्धों के दौरान घटी। अगला बिंदु है लीग ऑफ नेशंस एंड यूनाइटेड नेशंस, यानी कि राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ। मेजर आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान की बड़ी जो पुरातात्विक स्थल हैं बड़े, उनके विषय में प्रश्न किया जा सकता है राजस्थान के। इसके लिए भी 12वीं 10वीं 9वीं 11वीं में राजस्थान के इतिहास से संबंधित जो भी जानकारी उपलब्ध हो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों में, वो आपको निश्चित रूप से पढ़नी चाहिए। फिर राजस्थान के इतिहास में है अगला बिंदु, इसमें इमरजेंस ऑफ राजपूत डायनेस्टीज इन राजस्थान, राजस्थान में राजपूत राज्यों का, राजवंशों का उदय, जिसमें कौन कौन से राजपूत राजवंशों के बारे में पढ़ना है, गोहिल, गुर्जर प्रतिहार, राठौड़, चौहान और कछावा, ये दे रखे हैं। तो इनका उदय किस तरीके से होता है, यानी इनके प्रारंभिक शासकों के विषय में, उनकी उपलब्धियों के विषय में प्रश्न इसमें से बनते हैं, जिनका कठिनाई का स्तर 12वीं का ही होगा, ये पक्की बात है। यानी कि उसमें इस तरीके के प्रश्न देखने को आपको नहीं मिलेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन कौन से कथन सही हैं, 1 2 1 2 3, केवल 1 केवल 2, कोई नहीं, इस तरीके का नहीं होगा। फिर है राजपूत रेजिस्टेंस, यानी राजपूतों का प्रतिरोध, इसमें कौन कौन है, पृथ्वीराज तृतीय, जिसको पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा के नाम से आप जानते हो, उनकी बात हो रही है, पृथ्वीराज तृतीय। फिर हमीर और रणथंभौर, यानी हमीरदेव चौहान की बात है जो रणथंभौर के शासक थे। फिर रावल रतन सिंह, यानी जो चित्तौड़ के शासक थे। फिर कानड़ देव, यानी जो जालौर के शासक थे। ये तीनों के माध्यम से आपको याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही इन तीनों रियासतों पर आक्रमण किया था, राज्यों के ऊपर, चित्तौड़ पर, रणथंभौर पर और जालौर पर। तो इसको, और इसमें स्पष्ट लिख रखा है राजपूत रेजिस्टेंस, यानी राजपूतों का प्रतिरोध। तो ये केवल जो एक्सपीडिशंस थे, जो अभियान थे अलाउद्दीन खिलजी के, उनके विषय में यहाँ से प्रश्न किए जाने की संभावना है। या तो क्रम बताइए, या फिर किसी विचारक के अनुसार रणथंभौर पर उसने आक्रमण कब किया था अलाउद्दीन ने, या कौन कौन लोग हमीरदेव चौहान के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में शामिल थे उसके विरुद्ध युद्ध में, या कौन युद्ध करते हुए सल्तनत का, जो सुल्तान की सेना थी उसका कौन सा सेनापति या योद्धा युद्ध के दौरान मारा गया, क्यों युद्ध हुआ, इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जिन पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर सांगा, मालदेव, चंद्रसेन और महाराणा प्रताप। तो मालदेव, चंद्रसेन और महाराणा प्रताप ये दोनों अकबर कालीन है। महाराणा सांगा और मालदेव, मालदेव जोधपुर के थे और सांगा मेवाड़ के, आप जानते ही हो। इन राजपूत शासकों की जो राजनीतिक उपलब्धियां हैं वो इस बिंदु के अंतर्गत समाहित हैं, क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है राजपूत रेजिस्टेंस। तो ये जो सिलेबस मैंने आपके सामने डिस्कस किया, ये है ये सिलेबस है आप लोगों का स्कूल व्याख्याता के जो इतिहास का पेपर है उसके उस पेपर का पार्ट 1। पार्ट 2 है ग्रेजुएशन लेवल और पार्ट 3 कौन सा है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल और ग्रेजुएशन लेवल की चर्चा, सिलेबस की चर्चा मैं अपने अगले वीडियो में करूंगा। इस वीडियो के लिए केवल बस इतना ही, 10 या 12 मिनट का होगा वो अगला वीडियो भी, जिसको कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकें सिलेबस में क्या दिया गया है। और फिर उसके बाद मैं इसमें से बिंदुवार टॉपिक लेकर
उनका विश्लेषण यथा सामर्थ्य आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए धन्यवाद। ये इस सीरीज का पहला वीडियो है। अगले वीडियो में इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।